कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर हम कम्युनल राइट्स की बात करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही विषय होता है और वो है ईगो। पीआर इन्वॉल्व है, मीडिया इन्वॉल्व रहता है एंड कुर्सी का खेल है, नेतागिरी बहुत होती है, नेतागिरी करनी पड़ती है अगर आप पॉलिटिक्स में उतरते हैं तो। लेकिन कम्युनल राइट्स आप कह लें, कम्युनल डिफरेंसेस आप कह लें, आपको क्या लगता है ये एक मैग्नीफाइड नोशन है कि ये ग्राउंड वर्क पे भी उतना ही सच है? शहर में नो डाउट सबके पास सारी सुविधाएं, पर गांव का व्यक्ति ज़्यादा आगे है। नरेंद्र मोदी जी तब चीफ मिनिस्टर थे और आप जानते हैं कि उनका क्रेज़ तो अपने आप में एक बहुत ही मैग्नेटिक है। उनके इलेक्शन में सबसे पहले काम करने का मौका मिला ग्राउंड में, तो देखा कि अगर बड़े स्तर पे अपन सोचें तो बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती है, अपोजिशन पार्टीज़ रहती है, उनका ऐसे मूव्स की तरफ कैसा रवैया रहता है? मतलब तो ये योजनाएं जो हम उन तक बना तो दे रहे हैं सेंट्रल लेवल पे, मीडिया लेवल पे, वो उन तक पहुंच क्यों नहीं पाती? 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे उस दौरान दोनों ही तरफ के लोगों में एजुकेटेड लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब अगर हम आज के दौर में उसको कंपेयर करें तो आज उनकी संख्या कम है। तो आपको क्या लगता है ये डिफरेंस जो है ये क्यों पैदा हुआ है? कि गांव के महिला, पुरुष, बच्चे, युवा, इनका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है कंपेयर टू सिटीज। यस, रीजन आई टेल यू, 3 कारण है उसके। इतनी जल्दी कोई भी पोजीशन हासिल करे, कोई भी कुर्सी पे विराजमान हो, क्या वो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि और भी कुछ चीज़ें हैं? वेलकम बैक ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। हमारी आज की गेस्ट है डॉक्टर ध्वनि शर्मा, एक बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड पॉलिटिशियन। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ये नेशनल सेक्रेटरी रही हैं और इनके साथ आज हमने पॉलिटिक्स के बारे में बहुत चर्चा करी है। ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल कॉन्वर्जेशन है जिसको मैंने कोशिश करी है कि जितना ट्रांसपेरेंट रखा जा सके उतना ट्रांसपेरेंट ये आ पाए। ध्वनि मैम के साथ हमने एजुकेशन पे बात करी, कम्युनल राइट्स के बारे में बात करी, हमारी सरकार जो अलग अलग तरीके की नीतियाँ बनाती है गरीबों के लिए, समाज के लिए, उनके एप्लीकेशन कितने हद तक सही हो पाते हैं और कहाँ कहाँ दिक्कत जाती है, इस बारे में बात करी। एक पॉलिटिशियन अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे हैंडल करते हैं, इस बारे में बात करी। और जब एक फ़ीमेल एक पॉलिटिकल करियर में रहती है तब उनका मदरहुड उनकी पॉलिटिकल लाइफ में कैसे इंटरवीन करता है, इस बारे में बात करी। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन है, पॉलिटिकल कॉन्वर्जेसन है, इसको एंड तक देखना। एक पॉलिटिशियन की पर्सनल साइड जानने को मिलेगी, एक पॉलिटिशियन कैसे सोचते हैं और एक एजुकेटेड पर्सन की पॉलिटिक्स में क्या जगह है और वो क्या समझ के वहाँ एक्शंस लेते हैं, ये सीखने को मिलेगा। इसको एंड तक देखना और अगर सब्सक्राइब नहीं कराया ना तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू ऑन द अदर साइड। On our endeavor of covering stories which are one of the million, the stories of the people of India, we feel happy and grateful to ProBehave, a psychological platform, a unique platform which is dedicated to inculcate psychology in everyday life to mental, emotional and social health. We feel glad that ProBehave is supporting us on our journey of covering stories and inculcating mental health into everyday life. डॉक्टर ध्वनि शर्मा, वेलकम ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले धन्यवाद आपके आज समय देने के लिए एंड इस ब्यूटीफुल घर में हमको इनवाइट करने के लिए। जी, इट्स रियली ब्यूटीफुल बाय द वे। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट कि पॉलिटिक्स में आप एंटर कब हुए एंड कैसे हुए, एंड वन मोर थिंग, क्यों हुए, व्हाट वर द रीजंस? ठीक है, बीएससी कर रही थी मैं और मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट के कारण राइट फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज मेरा स्टेज कॉन्फिडेंस अच्छा था और हर एक अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी। तो कहीं ना कहीं बीएससी फाइनल में आते आते एक मानव विकास केंद्र में भाषण दे रही थी और वहीं हमारे संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया ने मुझे सुना और उन्होंने मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफ़र रखा। पर तब क्योंकि बीएससी फाइनल में थी और आगे पढ़ाई भी थी, पर योग बोलते हैं ना, आपका योग जहाँ लिखा होता है, भाग्य फलत्री सर्वत्रम न विद्या न पौरुषम। मेरे बड़े मामा माननीय श्री अनिल माधव दवे जी, जो केंद्र में मंत्री भी रहे, और नर्मदा पुत्र जो अमरकंटक से झाड़ेश्वर जिन्होंने यात्रा करी, वो आए हुए थे आनंद, और उन्होंने
मेरी माँ से कहा कि ये अच्छा काम करती है तो मैं इसे भारतीय जनता पार्टी में लेना चाहूँगा। बस फिर सफ़र की शुरुआत हुई और फिर आनंद ज़िले में युवा मोर्चे में काम किया। फिर गुजरात प्रदेश में बीजेपी युवा मोर्चे में काम किया और फिर राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय मंत्री के रूप में, दिल्ली के प्रभारी के रूप में, और पूरे देश को 2 बार देखने का मौका मिला। सो आपका पॉलिटिक्स की तरफ का पर्सपेक्टिव या परसेप्शन हमेशा ग्राउंड वर्क को सेंटर में रखते हुए ही रहा कि कभी कुर्सी की तरफ बढ़ने का भी प्रयास था, कि हमेशा ये था कि ग्राउंड वर्क पे ज़्यादा जोर लगाना है? क्योंकि मैं एक बॉटनिस्ट हूँ, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मैं खुद ये मानती हूँ कि पौधा तभी पनपता है जब जड़ से जुड़ा रहता है। राइट। और वही चीज़ मैं राजनीति में भी देखती हूँ। राजनीति को मैं एक बड़े पर्सपेक्टिव के रूप में देखती हूँ। ओके। देखिए, पद आता जाता रहता है और जो व्यक्ति जड़ के लिए काम करता है, मूल के लिए काम करता है, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करता है, वो हमेशा इस राजनीति में बना रहता है। और मेरी सोच भी यही है। जैसा आपने पूछा था कि राजनीति में आने का क्या कारण था, तो कारण सिर्फ इतना था कि अगर आपका जन्म हुआ है और इस जन्म के साथ जो आपकी यात्रा है, जब बोलते हैं ना, जब तक सृजन होता है और जीवन का विसर्जन होता है, उस पूरी यात्रा में आप अपने समाज को, आप अपने देश के लिए क्या करके जाओगे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वही मूल मंत्र था मेरा राजनीति में आने का। तो ये ख्यालात या ये इंटेंशन बचपन से था कि ये विथ टाइम डेवलप हुआ? ये बचपन से था। मेरा जो बचपन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा। मेरी जो माँ अर्चना शर्मा जी, वो एक फिलोसोफिस्ट थी। आप सोचिए, उस समय जब 1970s में फ़िलोसॉफ़ी बहुत रेयर होती थी, तब हमें वो बचपन से ही छोटी सी बात आपको बताती हूँ। वो मुझे बोलती थी, बेटा पानी को अगर बहना है तो वो बह जाएगा, पर अगर पानी को ऊपर चढ़ाना है तो आपको मोटर लगेगी। वैसे ही आपको विचारों को ऊपर लेके जाना है तो उस उच्चता के लिए आपको उस पर कर्म करना पड़ेगा। तो बहुत बचपन से उन्होंने, जो कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हुए हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। ओके। आपका जो ग्राउंड वर्क, या मैं कहूँ कि पॉलिटिक्स में जब आपने प्रवेश कर लिया जी, उसके बाद से हमें आगे लेके जाइए कि उसके बाद के वो साल कैसे रहे, एक थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन। श्योर। आनंद जिले में काम करते हुए मुझे क्योंकि मैं नई नई आई थी आनंद जिले में, नरेंद्र मोदी जी तब चीफ मिनिस्टर थे और आप जानते हैं कि उनका क्रेज तो अपने आप में एक बहुत ही मैग्नेटिक है। मेरे पास वैगनर थी, पापा की वैगनर लेके कोई भी सभा उनकी छोड़ती नहीं। और मेरे पिताजी जो आनंद में डॉक्टर हैं, वो उस समय मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। बोले, बेटा सभा है, तुम वैगनर ले जाओ हाथ में, क्योंकि आप जब आगे बढ़ते हो आपको ग्राउंड सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं कोई सभा उनकी छोड़ती नहीं, पहुंचती थी वहाँ पर, उनको सुनती थी, कोशिश करती थी कि जैसी उनकी वाक्पटुता है उस तरीके से खुद को और ग्रो करने के लिए आनंद जिले के पेटलाद विधानसभा का मुझे प्रभारी बनाया गया। और तब राजेश भाई पटेल वहाँ के नए कैंडिडेट थे। उनके इलेक्शन में सबसे पहले काम करने का मौका मिला ग्राउंड में। तो देखा कि अगर बड़े स्तर पे अपन सोचे तो भारत का मूल गाँव में ही है। और बस वहाँ से काम करते करते आगे बढ़ी। फिर हमने गोल्डन रन ऑफ गोल्डन गुजरात अहमदाबाद में आयोजन किया था। वो एक मैराथन थी जो गोल्डन गुजरात को लेके थी और उसको अभूतपूर्व सपोर्ट मिला पूरे गुजरात से। वो मेरा एक बेंचमार्क था, क्योंकि तब प्रदेश अध्यक्ष रूपाला जी थे और हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष जीतू भाई वघानी थे, उनका सपोर्ट मिला। तो गुजरात के हर एक ज़िले का प्रवास करने का मौका मिला। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा मेरे जीवन में, और वो था उड़ान, गर्ल्स टेक अ लीड ऑफ योर लाइफ। मुझे ऐसा लगा कि जैसा मुझे अपने परिवार से और समाज से, और इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि मुझे पॉलिटिकल लोगों का
जो कहते हैं ना रियल पॉलिटिकल लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने दोनों हाथों से रिसीव किया मुझे कि नहीं, आप एक व्यक्ति अच्छे सेंस में काम कर रहा है, उसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आनंद जिले के हम टोटल 45 कॉलेजेस में जाके हमने 10,000 लड़कियों का व्यक्तित्व विकास से राष्ट्र निर्माण का सेशन लिया हमने, जिसमें हम 1 घंटे का सेशन व्यक्तित्व विकास पे लेते थे और 1 घंटे का हम सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें बताते थे कि छोटी से छोटी योजनाओं से आप कैसे जुड़ सकते हैं। फिर हमने 8 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम आनंद जिले में किया और वह एक राष्ट्रीय राजनीति के तल पे एक मेरा बड़ा एक सहयोग रहा। जब मैं राष्ट्रीय मंत्री रही उस दौरान हमने राष्ट्रीय एकता यात्रा करी, जिसमें हमें लीड लिया अनुराग ठाकुर जी ने, और हमने वो लाल चौक पर तिरंगा फहराने की जो हमने एम रखा था, हम वहाँ तक पहुँचे और लाल चौक पे तिरंगा फहराया। तब हमें 2 दिन जम्मू जेल में भी रखा गया, पर बोलते हैं कि ना एम तो एम होता है। और जब राष्ट्रीय राजनीति में थी तो अलग अलग राज्यों में इलेक्शन प्रिपरेशन के लिए भेजते थे। तो जितना आदमी प्रवास करता है उतना सीखता है। जब आप लोग ग्राउंड वर्क के लिए निकलते थे एंड जहाँ पे ग्राउंड वर्क का सेंटर यही है कि जो आप जिन लोगों तक पहुंच रहे हो, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज, उनका बेटरमेंट या उनका डेवलपमेंट या उनकी अवेयरनेस बिल्ड करना, जब ऐसे टाइप के मोर्चे, ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स लेके कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, लेट्स सपोज बीजेपी इन दिस केस, विथ योर केस, बढ़ती है आगे, तो बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज रहती है, अपोजिशन पार्टीज रहती है, उनका ऐसे मूव्स की तरफ कैसा रवैया रहता है? मतलब डू दे वर्क एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट? क्या वो या फिर ये चीज़ भी एक कटाक्ष में ली जाती है या दिया जाता है, क्या रहता है? देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जो गांव तक जाता है, बेस तक जाता है, और जिस भी राज्य में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि बड़े स्तर पे हर व्यक्ति अच्छा काम चाहता है। इसीलिए अगर मैं मंडल से कहूँ या सरपंची से कहूँ तो अच्छे काम के लिए हर पार्टी सपोर्ट करती है। ठीक है। देखिए, विचारधारा का युद्ध है ये, कोई किसी विचार पे मानता है, कोई किस विचार पे, पर अगर हम सार्वभौमिकता की बात करें तो देश को आगे बढ़ाने के लिए सब एक साथ है। जैसे किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें हर तरीके से सपोर्ट तो मिलता ही है। ओके जी, गुड। जितना आपने अभी तक ग्राउंड वर्क किया है, उस ग्राउंड वर्क के बेसिस पे, जैसे कि हम लोग भी अभी पिछले महीने 1-1.5 महीना पहले यहाँ पे इंदौर से हम भोपाल के लिए जाते हैं, बाईपास से कनाडिया के अंदर की तरफ एक विलेज है शुक्रवासा करके, काफ़ी छोटी सी जगह, आदिवासी लोग रहते हैं, मुश्किल से 50-100 पॉपुलेशन होगी। वहाँ पे सरकार की कोई सी जो भी हमारी योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा वगैरह, ये सारा जो भी उनका पैसा आता है, वहाँ शौचालय के नाम पर उन्होंने 4 दीवारें खड़ी कर दी हैं एंड फोटोज़ खींच के जा चुके हैं। मतलब वहाँ पे जो भी हम जो हमारी योजनाएं हैं जो उन लोगों के लिए बनी है स्पेसिफिकली, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं, आदिवासी भील भाषा वाले, उन तक वो चीज़ें पहुँची नहीं हैं, क्योंकि जो बीच की लेयर्स हैं जो पार करके जानी रहती है, वहाँ से या तो वो सेवाएं हटा दी जाती हैं या पैसा हटा दिया जाता है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बट इन बेसिस पे आपको क्या लगता है कि जो सरकार की योजना हम जिन लोगों के लिए बना रहे हैं उन तक वो जो नहीं पहुंच पाती, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल पे देखा है, आप ही सिंस सरकार की योजनाएं के बारे में लोगों को प्रचार करते करते घूमती रहती हैं कि ये योजनाएं हैं जो आप यूज़ कर सके। जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि जो सैनिटरी पैड्स का आपने एग्जांपल दिया था कि जिन्हें एक्चुअल में वो 1 रुपये में खरीदना चाहिए, उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि वो 1 रुपये में खरीद सकते हैं, एंड देन दे स्पेंड 7 रुपीज़ और वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये योजनाएं जो हम उन तक बना तो दे रहे हैं सेंट्रल लेवल पे, मीडिया लेवल पे, वो उन तक पहुंच क्यों नहीं पाती? देखिए, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं जी, तो सबसे सक्सेसफुल योजना हमारी लाडली बहना योजना रही। इट्स अ गेम चेंजर। आज की तारीख में अगर हर एक महिला जिसके अकाउंट में लाडली बहना योजना के पैसे आ रहे हैं, वो अपने आप में पैरों पे खड़ी है। उसको अपने परिवार की तरफ या पति की तरफ नहीं देखना है कि पैसा चाहिए या तो मोबाइल रिचार्ज के लिए कि उसकी दवा के लिए। और पर्सनली अब जो युग है, अब हम ये कहते हैं कि 2024 में हम बैठे हैं, ऐसे समय में हर व्यक्ति को खुद पता होना चाहिए कि उसको सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है। नॉलेज इज अ पावर। तो सरकार तो हमें बताती है कि ये हमें करना है, ये कार्ड बनेगा, आयुष्मान कार्ड बनेगा। आप देखिए, आयुष्मान कार्ड से इतने लोगों को फायदा होता है।
पर बस अंतर इतना है कि जहाँ आप बता रहे हैं कि जहाँ नहीं पहुँचा, वहाँ मैं इतना कह सकती हूँ कि हमारी संगठन की बीजेपी की टीम भी लगी होती है कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की योजनाओं तो को ग्राउंड तक ले जाते हैं। पर मैं बड़े स्तर पे कहूँ, अगर मैं देश के स्तर पे कहूँ, तो आज चाहे किसान बीमा योजना हो या आयुष्मान कार्ड हो या लाडली बहना योजना हो, ये सारी योजनाओं के कारण, और उससे भी ऊपर आज आप यूपीआई पेमेंट देखिए, पूरे विश्व में उसका एक एग्जाम्पल है भारत। तो देखिए, प्रगति की तरफ तो हम जा रहे हैं, पर मेरा यही बात है कि जहाँ जिस गांव में जिस क्षेत्र में अगर वही सुविधा नहीं पहुंची है, तो उस क्षेत्र के लोगों का भी काम है कि हमें ये चीज़ क्यों नहीं मिली, हमें मिलनी चाहिए। जब आप ये सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, तो हमें नॉलेज की तरफ जाना है और हमें जानना है कि अच्छा सरकार हमें ये दे रही। जैसे अपनी बात हो रही थी सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था कि प्रधानमंत्री औषधि केंद्र, आप ये देखिए इतनी सस्ती दर पे दवाएं मिलती है वहाँ पर। मैं तो सैनिटरी नैपकिन के बारे में आपको पता है कि एक पैकेट में 5 मिलते हैं, जिसमें 1 रुपये का 1 पड़ता है। इसके अलावा जो रोजमर्रा की मेडिसिन है, लाइक डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की, वो भी आपको बहुत कम दर पे मिलती है। बस ये है कि हमें वहाँ तक जाने की देर है। तो योजनाएं हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं, और हमारी भी कोशिश रहती है कि हम सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला के चलें। और ख़ास मेरा निवेदन यह है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि हर एक व्यक्ति से, कि आप भी इस बात का ध्यान रखें कि क्या आप उस योजनाओं तक पहुंच रहे हैं, क्या आपने उस बारे में पढ़ा है, और अगर ये योजनाएं हैं तो हम उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो हमें सहायता कर सके। अब जैसे हम शहरी लोगों की अगर बात करें, एल से वो इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि वो अपने आप को अवेयर करा सकें, या नॉलेज अपने आप को उस चीज़ से रूबरू करा सकें कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, आज सरकार लेके आ रही हैं। लेकिन अगर कोई गांव या फिर जंगलों में रह रहा है, कोई घाटियों के बीच में रह रहा है, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने के, नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए आपको क्या लगता है, क्या किया जा सकता है? एक बहुत अच्छा उदाहरण कल का ही बताती हूँ। कल मैं हिबतपुरा में थी अपनी सास के साथ, और जो अलग अलग कार्ड हैं वो गांव में बने हैं या नहीं बने, आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं। तो पंचायत से एक महिला आती है और वो पूछती है कि क्या आपका कार्ड है, और अगर आपका कार्ड नहीं बना है तो आप इसके ये प्रोसेस करिए। देखिए, अपने आप में बड़ी बात है कि आप गांव में पंचायत से एक एक व्यक्ति घर दी डाना और पूछना। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि असली भारत, असली हिंदुस्तान गाँव में है, और गाँव आज अपने आप में एक शक्ति बना हुआ है। क्योंकि आप देखना, शहर में नो डाउट सबके पास सारी सुविधा है, पर गांव का व्यक्ति ज़्यादा आगे है कि अच्छा मेरे पास ये कार्ड है कि नहीं, मुझे अगर हॉस्पिटल जाना है तो मेरे पास कार्ड होना चाहिए, मेरे पास राशन कार्ड होना चाहिए, मेरे पास समग्र आईडी होनी चाहिए, मेरे पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। तो उसकी अवेयरनेस तो है, और खासकर अब मोबाइल की दुनिया में तो सारा विश्व ही एक हो गया है, तो नॉलेज आगे बढ़ रहा है। ओके, आपने जो ग्राउंड वर्क किया इतने सालों में, वो ग्राउंड वर्क से आप में पर्सनल चेंज क्या, आपने कुछ नोटिस किया अपने आप में चेंज होते हुए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि ये आपने मेरे अंतरात्मा की आवाज़ कह दी। हाँ, मेरे में बहुत सारे बदलाव हैं। शुरुआत से जो काम करते करते अब मैं इस मांगलिया गांव में आई हूँ, और मांगलिया के प्रथम प्रतिष्ठित परिवार, जिसे हम कह सकते हैं मांगीलाल जी पटेल, भैरूलाल जी पटेल, शिव नारायण पटेल जी, और अब आगे परिवार। देखिए, बदलाव की अगर बात करूं तो जैसे एक किशोरी युवती बनती है, युवती महिला बनती है, और महिला माँ बनती है, तो ये पूरा फेज है। तो इस फेज के अंतर्गत एक गंभीरता आई है, पेशेंस आया है। हमें नर्मदा यात्रा के दौरान सीखा था पानी से कि जैसा पानी अपना रूप धारण कर लेता है, जैसे ग्लास में होता है तो ग्लास का रूप धारण करता है, पतीले में होता है तो वैसे धारण करता है, वैसे मनुष्य जीवन है। आप समय अनुसार बहते जाइए, अविरल चलते जाइए, और अपने आप को उसमें ढालिए, तो जल्दी एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है। मुझे इस मांगलिया गांव में और परिवार में बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और मुझे लगता है कि गुजरात से मांगलिया का जो सफ़र है, मुझे इस भूमि ने बुलाया है, इस मालवांचल की भूमि ने बुलाया है। इसलिए जो मेरा प्रोजेक्ट है मालवांचल की ध्वनि, इसके अंतर्गत हम
युवाओं पे, किसानों पे, बच्चों पे, महिलाओं पे और ओवरऑल मालवांचल के डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। और बदलाव की बात करें तो बिल्कुल ऐसा बदलाव है कि कहते हैं ना कि इट्स पेशेंस एंड परसिवरेंस, ये दो चीज आई है, दो चीज़ें आप में डेवलप हुई है डेवलप हुई है एज पर योर ग्राउंड वर्क जो आपने यस इतने सालों में किया। यस ओके। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जिसने एजुकेशन को और नॉलेज को इतना करीब से जाना और देखा है जितना आपने देखा है, ऐसा व्यक्ति जब पॉलिटिक्स में एंटर करता है तो उनकी मानसिकता क्या होती है, सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या वो झिझकता है पॉलिटिक्स में एंटर करने से बिकॉज उन्हें लगता है कि उनके पास शायद और बेहतर चीज़ें हैं करने के लिए अपना इंटेलेक्ट और डिग्रीज और नॉलेज को लेके। राइट। देखिए, एजुकेशन हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है बिल्कुल। और एजुकेशन से आपका माइंड ब्रॉड होता है, आपका पर्सपेक्टिव बदलता है और आप में सही गलत की पहचान आती है। मेरे एजुकेशन के बाद जो पॉलिटिक्स में आने का पूरा डाइवर्जन रहा, वो मुझे लगता है कि मैं देश के हर एक उस पढ़े लिखे व्यक्ति से अपील करूँगी कि आप आइए पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जो भले ही लोग बोलते हैं मुश्किल है, पर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़े हुए हैं और आप देश को और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को समझेंगे, आप पॉलिसीज़ को समझेंगे, आप इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे और उससे भी ऊपर देखिए, सब बोलते हैं ना मोर पंख वो मुकुट में विराजता है। तो जितना आपका एजुकेशन अच्छा रहेगा और आप अगर एक दिन सरकार चला रहे हैं तो अपने आप में देश का एक अलग ही रिप्रेजेंटेशन होगा विश्व पटल पे। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जितने भी एजुकेटेड लोग हैं आपको आना चाहिए पॉलिटिक्स में और ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। इस बात पे मेरे पास आपके लिए दो सवाल हैं। सबसे पहला, 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे उस दौरान हमारी रूलिंग पार्टीज़ हों या हमारी ऑपोजिशन हो, दोनों ही तरफ के लोगों में एजुकेटेड लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अब अगर हम आज के दौर में उसको कंपेयर करें तो आज उनकी संख्या कम है। एजुकेटेड लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़े ज़्यादा इंटेलेक्ट लोगों की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है ये डिफरेंस जो है ये क्यों पैदा हुआ है? मैं ऐसा मानती हूँ कि भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा श्रेय उन सबको जाएगा जो एक स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड उससे आ रहे थे। पर मैं इस बात को भी जोड़ूंगी कि एजुकेशन से ज़्यादा ग्राउंड के लोगों ने भी उतना ही योगदान दिया। पर आज की स्थिति में जो बदलाव इसलिए आया क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था कि एजुकेटेड लोग सोचते थे कि अच्छा ये मेरी जगह नहीं है, यहाँ मुझे नहीं जाना। पर देखिए, वो जो पर्सपेक्टिव होता है वो उन्हीं लोगों द्वारा बनाया जाता है कि जिससे बोलते हैं ना लोग थोड़े दूर रहे। एक ऐसा आभा मंडल बनाया जाता है कि मुश्किल है, जबकि ये एक नॉर्मल प्रोफेशन है। जैसे एक डॉक्टर इंजीनियर है वैसे एक पॉलिटिकल पर्सन है जो देश के लिए काम कर रहा है। और आज अगर आपको लग रहा है कि, पर मैं इसमें बात एक ऐड करूंगी, वो समय चला गया जहाँ एजुकेटेड लोग अब मना कर रहे थे कि हमें इस फील्ड में नहीं जाना। अब मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग हमारे इस फील्ड में, आप देखिए हमारे जो चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव जी, वो खुद एक PhD है। यहाँ के हमारे महापौर हैं वो एक वकील हैं, पुष्यमित्र भार्गव। तो सारे एजुकेटेड लोग हैं। आप केंद्र में देख लीजिए सारे मंत्री एजुकेटेड हैं। तो देखिए फर्क तो पड़ता है। आज अगर देश इतना आगे बढ़ रहा है उसका एकमात्र कारण है कि क्योंकि पॉलिसीज को समझना और इम्प्लीमेंटेशन फास्ट होना। अच्छा, जो हमारे विविध विविध प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स है पॉलिटिक्स में, जी, ग्राउंड वर्क वाले हों या एडमिनिस्ट्रेशन वाले हों, उन लोगों की तरफा जो पहले से पॉलिटिक्स में है, हम कह लें जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स या ओल्डीज जो हैं, उन लोगों का अपकमिंग जनरेशन जो पॉलिटिक्स में आती है या फिर कोई भी लोग जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं एंड दे आर इंटेलेक्चुअल्स नॉलेजेबल, उनकी तरफ का एक्सेप्टेंस कैसा है? क्या उन्हें उतनी ही आत्मीयता के साथ का एक्सेप्टेंस अभी है? क्योंकि जो आपने कहा कि लोगों में ऐसा हुआ बन गया था कि ये इस फील्ड में नहीं आना चाहिए या ऐसा वैसा, उसके बहुत से लोग यही रीज़न बताते हैं कि पिछले कुछ 10, 20, 25 सालों में पॉलिटिक्स में कीचड़ इतना फैल गया था कि कोई भी उसमें पैर रखने से कतराता था। पर ये बात भी सही है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है ना। अब जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर देती हूँ कि देखिए, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, तीनों जगह जो वरिष्ठ होते हैं उनको एक ही चीज़ चाहिए और वह है
रिस्पेक्ट और वह है इज्जत और सही जगह। हम जो कहते हैं युवा वर्ग कहते हैं या जनरेशन नेक्स्ट कहते हैं, हमें हर चीज़ फास्ट चाहिए, पर उस फास्ट होने के साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना है कि हमारे पूर्वजों ने इतना काम कर रखा है, हमारे बड़ों ने इतना काम कर रखा है। अगर हम उनकी बोलते हैं ना, उनके सोच के साथ मॉडर्निटी और एथेंसिटी अगर साथ हो जाएगा तो और आगे बढ़ेंगे। और जो आपका प्रश्न था कि क्या पॉलिटिक्स में वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरा आंसर है हाँ। क्योंकि अगर इस यात्रा में मैं यहाँ पहुंची हूँ, मेरे जैसे कई लोग पहुंचे, वो हम बिना बड़ों के सपोर्ट से नहीं पहुंच सकते थे। आज मुझे आनंद में, गुजरात में, दिल्ली में, देश में इतना सपोर्ट मिला, वो सीनियर्स के कारण मिला। आज अगर मैं वापस से मध्य प्रदेश में मालवांचल की ध्वनि के रूप में आने वाले समय में बीजेपी के मैं काम कर रही हूँ, उन सबके सपोर्ट से मुझे इट्स जस्ट लाइक पिरामिड, यू गेट द सपोर्ट एंड यू रीच द टॉप। अच्छा, यहाँ पे हम जिस टॉप की बात करते हैं, क्या पॉलिटिक्स में कोई भी व्यक्ति की एंट्री या उनका करियर हम कह लें, तो क्या उसका डिटरमाइनिंग फैक्टर यही है कि आप कितनी जल्दी कोई भी पोजीशन हासिल करें, कोई भी कुर्सी पे विराजमान हो? क्या वो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि और भी कोई कुछ चीज़ें हैं? डिटरमाइनिंग फैक्टर और पोस्ट पे आना, पद पे आना, आप में वो जिजीविषा पैदा करता है। आप लगे रहो वाली जो होते हैं ना कि यस मुझे पहुंचना है, एम कहते हैं ना कि व्हेन यू एम हाईएस्ट यू रीच देयर। अगर आप चंद्रमा का एम करते हैं तो आप पहुंचेंगे जरूर। तो पोस्ट आपको एक जिजीविषा पैदा करती है कि नहीं मुझे पहुंचना है। पर अगर मैं बड़े स्तर पर राजनीति की बात करूं तो देखिए, ये लंबी यात्रा, इस लंबी यात्रा में बहुत से पड़ाव आते हैं। इसमें पोस्ट आती है, विधानसभा आती है, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, प्रधानमंत्री का पद आता है, राज्यपाल पद आता है, राष्ट्रपति पद आता है। वो नियति डिसाइड करती है कि आप कहाँ तक पहुंचेंगे, पर आप यात्रा तो शुरू करें। ओके, एक्सेलेंट। जितना आपने रूरल इंडिया देखा है, उस बेसिस पे अभी तक का, आज का भी एंड पहले का भी, दोनों का कंबाइन बताइएगा कि उनकी मेन वो क्या दिक्कतें हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें आज भी सॉल्व करना ज़रूरी है एंड हम उन्हें कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगता है मेरे अनुभव से कि हमें बैक टू बेसिक आना पड़ेगा। ओके, इन द सेंस कि हमें गांव में वो सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी जिसके लिए वो शहर की तरफ जाते हैं। और वो बेसिक सुविधाएं हैं, शिक्षा कह लीजिए, पानी कह लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, ट्रांसपोर्ट कह लीजिए। जब हम उन्हें जोड़ लेंगे मुख्य धारा से, तो गांव के लोग और अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि वो देखिए, ये जीवन की अनुभव की बात है कि हमेशा हमें अच्छा दिखता है सामने वाले की तरफ, और हम कोशिश करते हैं कि हमें वैसा बनना है। गांव का व्यक्ति अगर शहर आता है, उसका एकमात्र कारण होता है क्योंकि उसको आगे बढ़ना है, और वो आगे बढ़ने की सुविधा अगर हम गांव में ही दे देंगे तो मुझे लगता है कि वही ग्राउंड वर्क होगा और वही मेन चीज़ है जो हमें चाहिए। और आज मुझे लगता है कि रोड, रास्ते, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि आप देखिए, अपन इंदौर से मांग लिया, हमें पता ही नहीं चला। तो ये कनेक्टिविटी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। गांव के ऊपर वापस एक बार मैं बात करना चाहूँगा कि जिन तरह की प्रॉब्लम्स लोग वहाँ फेस करते हैं, लेट्स से आज भी कुछ जगहों पे, वहाँ पे क्या हमें नीतियों में चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि हमें उन तक हम पहुँच नहीं पा रहे? अगर कुछ लोग आज भी पीड़ित हैं तो क्या हमें नीतियों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, या जो हमारी चेन ऑफ प्रोसेस है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, या शायद हमने फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सही से समझा नहीं? इन तीनों में से कुछ एक हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं कहूँगी कि हमें बस उन तक पहुँचना इम्पोर्टेंट है। नीतियाँ हैं, नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, बस ये है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का साथ देना शुरू करे, जैसे अगर मुझे ये पता है कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है और मैं अगर आपको बताऊँ, आप तीसरे को बताओ, ये कनेक्टिविटी से हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे अगर ये मानसिकता रहेगी कि सिर्फ मैं आगे बढ़ूँ और मुझे पता हो, वहाँ पतन का कारण शुरू हो जाता है।
और आगे बढ़ने के लिए मैं ये कहूँगी कि गाँव में जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ 4 लोग इकट्ठे होते हैं, मुझे लगता है वहाँ पे पॉलिसी पे बात होनी चाहिए, वहाँ पे क्या अच्छा हो सकता है उस पर बात होनी चाहिए। नीतियाँ बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, मुझे लगता है बस कनेक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो सारी चीज़ें वो नेटवर्क बन पाए, नेटवर्क बने आपस में वो बातचीत। बिल्कुल, जैसे छोटी सी बात है, आज व्हाट्सएप से दुनिया कितनी एक साथ हो गई, हमें हर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मुझे लगता है वही व्हाट्सएप जब ग्राउंड पे आ जाएगा, जब हम कनेक्टिविटी बना देंगे, जब 4 या 4 से ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ने की बात करें तो बस बढ़ेंगे आगे। हमें बेसिकली जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं हमारे देश के, उनमें इस बात के ऊपर बातचीत करने का बीज रोपना होगा कि वो जब साथ में बैठे चबूतरे पे या चाय पीने के लिए तो वो इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करें। और मैं और बात ऐड करूँगी, जो युवा बाहर निकले हैं, जो आगे बढ़ गए हैं, जो देश दुनिया देख रहे हैं, उनको आना चाहिए, उनको वापस गांव आके इस बात की चिंता ज़रूर करना चाहिए कि मेरे गांव के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। जैसे अगर आज के युवाओं के पास जो समय है, वो छुट्टियों का समय अपने गांव को दे और कहें कि लेट्स गो टू बेसिक, बैक टू बेसिक, जो मैंने आपसे कहा है कि एक व्यक्ति बस 4 लोगों को सपोर्ट कर दे, बहुत बड़ा सपोर्ट है वो। मैम, शिक्षा के साथ आपका मतलब मैं गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जो हमारा पॉलिसीज़ बनती हैं शिक्षा को लेके, गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो बनती हैं, उनसे आपकी कितनी कनेक्टिविटी रही है? मतलब मैं क्या उन विषयों पे आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? हाँ, ज़रूर। देखिए, नई शिक्षा नीति के कारण सबसे अच्छी बात यह है कि हम जैसे 6 साल का बच्चा फर्स्ट में जाता है ना, 11वीं 12वीं पे हम अपने पास इतने ऑप्शन है हमारे पास। पहले तो हमारे पास बेसिक था, लाइक या तो आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लो। आज आप कोई भी कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट ले सकते हो। आप वो करने के बाद आप कॉलेज भी आप अपने अनुसार चुन सकते हो। जैसे कई बार ऐसा होता था कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चे को पता चलता था अच्छा मुझे तो पेंटिंग करनी थी, या तो कॉमर्स में जाने के बाद उसको लगता था अच्छा मुझे तो हिस्ट्री पसंद थी। तो वो डायलेमा, वो कंफ्यूजन ना रहे। और आज की शिक्षा नीति के मैं संपूर्ण साथ में हूँ कि आज जो हर एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो अपने बेस्टेस्ट टाइम में है, क्योंकि उसके पास इतने ऑप्शंस हैं। एक मैं शिक्षा के ऊपर आपसे एक विषय पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा मेरा भी एक रुचि का विषय रहा है हमेशा, जिसमें मेरे हमेशा कटाक्ष थोड़े से वो रहे हैं, थॉट्स रहे हैं। और ये मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में नहीं, बट एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल संदर्भ में बात करना चाहता हूँ इस पर, कि मैंने रिसेंटली एक परिचित हैं जो शिक्षा विभाग में ही, मतलब जो स्कूल में है, स्कूलिंग में है, तो उनके साथ की मेरी बातचीत और हमारे कुछ डिस्कशंस में बात सामने आई, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए। तो हमने देखा कि जो हमारा 0 से लेकर 6 ईयर्स तक के बच्चों का हमारा डॉक्यूमेंटेशन है कि उनका प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो उसका पूरा वो था, फॉर्मेट था कि ये सब्जेक्ट्स होंगे, उनकी इन चीज़ों में ध्यान दिया जाएगा। उसकी बॉटम लाइन मुझे मैम ये समझ में आई कि हम जो 0 से लेकर 6 ईयर्स तक के बच्चे हैं स्कूल में, जो प्री प्राइमरी LKG UKG में जाते हैं, उन्हें हम उनकी फ्यूचर की स्कूलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 0 से लेकर 6 को, 6 से लेके फिर वो आगे जब स्कूल में जाएंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 12th तक का, हम उसके लिए उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन मुझे और मेरे साथ ऐसे कई लोगों को, मतलब मैं अपने आप को उनके साथ तो नहीं गिनूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे शिक्षित और ज्ञानी लोगों को ऐसा लगता है कि उन बच्चों को हम इंस्टेड ऑफ स्कूल के लिए प्रिपेयर करें, हम उन्हें एक ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ एक्सपोजर से क्यों ना वो करें। मतलब उन्हें जस्ट हम इसके लिए प्रिपेयर करें कि वो एक स्कूल में कैसे ढल सकें अगले 6 साल बाद। हम उन्हें इस चीज़ के लिए क्यों ना करें कि वो प्रकृति में कैसे जुड़े, उनके बीच में कम्युनिटी वाली फीलिंग कैसे है, उनके बीच में एथिक्स, मॉरल्स, सच, मतलब जो हम बेसिक मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम जो एक बेसिक, जो सिंस आप ये बात समझ पाएंगे क्योंकि आपने भी इतना ट्रैवल किया है और आपने इतनी एजुकेटेड हैं, तो एक इंसान का प्रकृति के साथ में जो कनेक्शन रहता है और उसका एक इंसानियत के साथ जो कनेक्शन रहता है, उसका बीज अगर उस एज में बोया जाए तो क्या वो ज़्यादा सही नहीं होगा? क्योंकि वो एज बच्चे एकदम क्ले जैसे रहते हैं। अगर आज हम किसी ऐसे माहौल में रहे जहाँ पे हमारे आसपास के लोग लेट्स से तेलुगु या फिर कोई भी ऐसी भाषा बोलते हैं जो हमें नहीं आती, तो हम वो नहीं सीख सकते। लेकिन आप किसी 5 साल के बच्चे को वहाँ डाल देंगे तो वो सीख जाएगा, क्योंकि उसका जो मस्तिष्क है वो अभी उस स्थिति में है कि वो कुछ भी एक्सेप्ट करके पनप सकता है। तो क्या हमें उन बच्चों को उस टाइप की चीज़, क्या हमें, आपको लगता है, लानी चाहिए हमारी इंडियन एजुकेशन में?
देखिए, भारतीय परंपरा में तो 6 साल तक कहते हैं प्रथम शिक्षक माँ ही होती है। और क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ, 3 साल का मेरा बेटा है आदित्य। इस पूरी परिस्थिति में मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मनीष शर्मा ने। हम दोनों ने मिलके ये सोचा था कि जब भी हम पेरेंट्स बनेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म से हर एक संस्कार हो उसमें। और खुशी की बात यह है कि आदित्य जब गर्भ में था मेरे 3 महीने का था, तब से उसका पुंसिवन संस्कार हुआ। और सारे संस्कार लाइक श्रीमंत हुआ, श्रीमंत के बाद नामकरण हुआ, उसका शिक्षा शुरू हुई, तब सारे संस्कार हुए, कर्ण भेदन, ये सारे संस्कार हुए। और आज अगर जो आप कह रहे हैं कि बच्चे को प्रकृति से जोड़ना, तो देखिए ये माँ बाप हैं। जैसे आदित्य को लेके मैं बात करूँ कि हम कोशिश करते हैं कि वो खेतों से जुड़े, गायों के बीच में रहे, अलग अलग लोगों से मिले, खुल के बातचीत करे। यहाँ तक कि यहाँ पर भी जब सबका परिवार का भोजन साथ होता है तो वो खुद भी पंगत में बैठता है। वो अपनी चटाई जब खाना खा लेता है तो अपनी चटाई खुद उठाता है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा पद्धति, हम ये कह रहे हैं कि भले हम स्कूलों के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं, पर यह माता पिता की एक ऐसी यात्रा की शुरुआत होती है जिसमें हम उसको संस्कार भी सिखाएंगे और उसको प्रकृति से भी जोड़ते हैं। पर वो सब कुछ जो है वो शिक्षा मंत्रालय तो आपको बिल्कुल बताएगा कि ये प्रोटोकॉल है, ये करना है। पर बड़े पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है एक माँ और पिता का रोल सबसे बड़ा होता है। जैसे समाज से जुड़ने की बात कहूँ तो आप बच्चों को बड़ों से भी जोड़िए और बच्चों को बच्चों से भी जोड़िए। मतलब कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि बच्चों को हम इस क्लास में भेज दें, उस क्लास में भेज दें। मुझे ऐसा लगता है कि अब बच्चों को दादा दादी के पास रखिए, नाना नानी के पास रखिए, आप बड़े बुजुर्ग जो आपके आसपास हैं उनके पास रखिए, आपके घर में जो आपकी सहायता करते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ रखिए। तो वो बच्चे में एक एम्पैथी आती है, उसमें लगता है कि उसको दूसरों की तकलीफ भी समझ आती है। और जो आप कह रहे थे कि ग्रास्पिंग पावर, बच्चा जब 6 साल तक का होता है वो श्लोक सीख लेता है। वो ये सीख लेता है कि अगर उसको भोजन करने बैठना है तो श्लोक पहले बोलना है, फिर भोजन करना है। या उसको सुबह उठ के सूर्य को अर्घ देना है, आप क्यों नहीं एक छोटा सा लोटा उसके लिए रखते हैं और उसमें पानी रखे, खुद भी अर्घ दीजिए, उसे भी दिलवाइए। तो मुझे लगता है कि माँ पिता का रोल शिक्षा के लिए 6 साल तक तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंस परिवार की तरफ से रहना परिवार चाहिए ही instead of बिल्कुल, मैं ऐसा schooling मानती हूँ कि departments। हम नो डाउट हम एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं। पर जैसा हमेशा से कहा गया है कि प्रथम 6 वर्ष जो है वो बच्चों के जैसा आपने कहा कि वो मिट्टी है, उसको आप कैसा भी रूप दे सकते हैं। तो वो रूप देने का काम सबसे पहले माता पिता और परिवार का होता है। और करंट, अब मैं आपसे इस बारे में जो टिप्पणी चाहता हूँ वो नॉन पॉलिटिकल चाहता हूँ कि आप मुझे एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आपने इतना एजुकेशन लिया, अभी आप मुझे एज अ स्टूडेंट बताइए कि अभी की जो हमारी शिक्षा पद्धति है हिंदुस्तान की, उसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि ये जो है हमारी थोड़ी सी मतलब ये हमारी खुद की नहीं है। एक तो अभी का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमारा खुद का नहीं है। तो क्या आपको लगता है आप इससे सेटिस्फाइड हैं, या आपको लगता है इसमें हमें थोड़े से ट्रेडिशनल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, या थोड़े से अच्छे? एज अ स्टूडेंट आप बताइए, नॉन पॉलिटिकल एज अ स्टूडेंट अगर आप मुझसे पूछें तो आज भारत की शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि भारत का अगर बच्चा पूरे विश्व में जाके बेस्टेस्ट जगह पे है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां देख ले, हर जगह टॉप पे अपना भारत का व्यक्ति है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि देश में IIT IIM जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उसमें वो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रीज़न आई टेल यू, जो अभी मैंने आपसे बात कही कि भारतीय शिक्षा पद्धति में संस्कार और सनातन साथ में, और वो जब दोनों जुड़ता है एजुकेशन के साथ तो एक ओवरऑल पैकेज परफॉर्मर का बनता है। और मुझे एकदम क्लियर आप पूछे तो हम अपने बेस्ट पॉलिसी और बेस्ट फेज में हैं। बस ये है कि हमें सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं रहना। हम क्या करते हैं कि हमें अच्छा पढ़ाई करनी है और जॉब अच्छा चाहिए,
मैं ऐसा मानती हूँ कि स्किल डेवलपमेंट इंडिया और एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। और पुराने लोग अगर आप देखें तो जैसे ही बच्चा समझने लगता था उसको काम पे लगाते थे, तो वो एक्सप्लोर करता था कि अच्छा मुझे इस काम में रुचि है, मुझे इस बिजनेस में रुचि है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है। तो मेरा ये निवेदन है टू पेरेंट्स, टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कि अगर बच्चा ये बोल रहा है कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है तो उसको फुल सपोर्ट दिया जाए। उसमें फिर डर नहीं रखना कि अरे ये ग्रेजुएट होगा कि नहीं होगा। बच्चा अगर चाहता है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है, मुझे एक्सपोर्ट में जाना है, तो डरना नहीं है। होता है क्या है, माता पिता इस बात के लिए डरते हैं कि परिवार में किसी ने नहीं किया, ये कर पाएगा नहीं कर पाए, तो वो डाउट नहीं रखना हमें और उनको पूरा सपोर्ट करना है, तो बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। ये जो आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करी कि अभी हम जिस स्थिति में है वो बेस्ट है, तो ये आपने गवर्नमेंट स्कूल्स और इनके संदर्भ में कहा है कि इस क्लाउड में आपने प्राइवेट्स को भी ऐड किया है? मैं दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि हाँ दोनों की मिला के बात कर रही हूँ। प्राइवेट स्कूल अपना बेस्ट तो देते ही हैं, पर गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली इसी वीक में 2 गवर्नमेंट स्कूल गई। एक तो मांगलिया का ही सरकारी स्कूल है, आप जरूर वहाँ देखें, इट्स ब्यूटीफुल। पांडे जी जो उसके प्रिंसिपल हैं, उन्होंने स्कूल को बहुत अच्छा मेंटेन किया है, बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। मतलब आप अगर उन बच्चों से पूछे आपको क्या बनना है, कोई बोल रहा है IAS बनना है, और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका जो रिजल्ट भी अच्छा है। देखिए उस प्रीमाइसिस में बोलते हैं ना कि भारत का भविष्य पल रहा है, तो ऐसे में मैं कहूँगी कि दोनों अपने अपने सर पे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों अपना बेस्ट दे रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन में ना कुछ भी आप कह लें, जो टीचर इज़ अ वेरी नोबल जॉब। एक टीचर अपना 100% देता है कि अगर मैं 5-6 घंटे हूँ स्कूल में तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, उसमें कहीं डाउट नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा आपसे विपरीत दिशा में बहना चाहूँगा, हल्का सा, क्योंकि जितना मेरे आसपास मैंने काफ़ी टीचर्स देखे हैं, एंड टीचर्स के बारे में आपने जो कहा वो उससे तो मैं कम्प्लीटली सहमत हूँ। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो वहाँ पे जो हमारी टीचिंग फोर्स है, तो ये आप ऐसे भी ले सकते हैं इस चीज़ को कि मैं आपको थोड़ी सी लोकल या फिर जो समाज में जो बातें हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टीचर्स अपनी जगह पे कंप्लीट सही मेंटालिटी के साथ में है। जैसा कि आपने कहा, वो गुरु का अपना रोल निभाने को कंप्लीटली वो इस चीज़ से निष्ठावान है। लेकिन जब हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं और जिन तरीके से उनकी रनिंग हो रही है, वो अब they are less an education institute and more a corporate educational institute। तो टीचर्स तो अपनी जगह पे सही हैं, बट जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे वो चीज़ें एक कॉरपोरेट दिशा में बह रही है इंस्टेड ऑफ एक ज्ञान की गंगा के, जो मुझे लगता है कि इज़ अ प्रॉब्लम विच वी शुड टैकल। क्योंकि एक जैसे आपने ही कहा कि नॉलेज तो नेसेसिटी है, ये अधिकार भी नहीं है, ये तो चाहिए ही हमें। जितना हवा पानी चाहिए उतना ही हमें ज्ञान भी चाहिए। तो उस चीज़ को अगर हमें ज़्यादा सही तरीके से लेना है तो मुझे लगता है, क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो कॉरपोरेट वाली एक एंगल धीरे धीरे जुड़ने लगा है, ये इस चीज़ पे मुझे काफ़ी कटाक्ष है। इसमें मैं एक बात ऐड करूँगी कि गवर्नमेंट अब एक एंकर बनती है, चाहे वो हर साल यूनिफॉर्म चेंज करना हो या बुक्स चेंज करना हो या फीस स्ट्रक्चर हो। मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि गवर्नमेंट अब उस पर काम करती है। जैसे इस साल ही बोला है कि कंपलसरी नहीं है कि विंटर यूनिफॉर्म कंपलसरी खरीदे जाए, जो आपका है वो आप कंटिन्यू करें। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ों पे जो एंकर है, कैसा है, वो गवर्नमेंट करती है। और मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स को मिलके जिस चीज़ों पे लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ अगर ऐसा स्पेसिफिक, चाहे खर्चों को लेके या इम्प्लीमेंटेशन को लेके, तो मुझे यही लगता है कि जहाँ सही लगता है, गलत लगता है, वहाँ पे बोलना चाहिए। ओके अब थोड़ा सा आपकी निजी जिंदगी की तरफ हम इसको नैरो डाउन करते हैं। ओके इस पॉडकास्ट को, इस टॉपिक को। ओके सो आपने आनंद में आप पली बढ़ी, वहाँ पे आपने इतनी पढ़ाई करी, आप एक प्रॉपर कॉस्मोपॉलिटियन सराउंडिंग्स और अपब्रिंगिंग के थ्रू आप आई, एंड उसके बाद आपकी शादी होती है इंदौर से कुछ किलोमीटर बाहर एक छोटे से गांव मांगलिया शहर में, मांगलिया गांव में। तो ये जो एक
डाउनवर्ड कर्व जिसको हम कह लें, जो बाहरी तो डाउनवर्ड लगता है, अंदर की बात तो आप ही बताएंगी, इसको आपने कैसे टैकल किया और इसके बारे में आपको क्या लगता है कि एक गुजरात जैसे स्टेट के एक अच्छे शहर में एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जिसका इतना अच्छा करियर है, जिसने इतनी पढ़ाई करी है, वो अब एक गांव में आ जाती है शादी करके? देखिए, ये प्रश्न का उत्तर यह है कि हम कहीं नहीं जाते, भूमि हमें बुलाती है। ओके। और अगर मान लिया कि और मालवांचल की इस भूमि ने, इस परिवार ने मुझे बुलाया है, तो इसमें कहीं ना कहीं पूर्वजों का हाथ जरूर है। आनंद में पली बड़ी, काम किया और फिर यहाँ मांगलिया की बहू बनी। मुझे लगता है कि एक जवाबदारी के साथ यहाँ आना हुआ है, क्योंकि बेटी से बहू का सफर आपको जवाबदारी की तरफ ले जाता है। और जब आप इस घर की बहू बनती हैं, तो जैसे हमारे परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने समाज के लिए बहुत काम किया, इस गांव के लिए बहुत काम किया, मुझे लगता है कि शायद ये जो परिवर्तन था मेरे जीवन में, वो उसके पीछे कारण यही रहा है, क्योंकि यहाँ से, इस भूमि से समाज और गांव का हर व्यक्ति आगे बढ़े। और जो भी मैंने अपने कार्यस्थल में आनंद से सीखा या राष्ट्रीय स्तर पे सीखा है, मैं जब यहाँ के लोगों को आगे बढ़ा के ले जाऊंगी, तब मेरा सही बहू बनने का काम पूरा होगा। और जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, तो मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि डाउनवर्ड अपवर्ड, जीवन एक बोलते ना, चरे वेती चलते रहो का नाम है। जीवन में बहुत अलग अलग पड़ाव आते हैं, पर उस पड़ाव में आप क्या सीखते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और क्योंकि आप पर्सनली पूछ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ आने के बाद, इस परिवार से जुड़ने के बाद, मुझे ऐसा लगा कि आप कैसे जड़ से जुड़ के गांव से देश के सफ़र को ले जा सकते हैं। सिंस आप इस गांव में आई, मांगलिया में आई, एंड आपने इसके भूतपूर्व में भी काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड पे काम किया है और अब करती आ रही हैं, तो मुझे आपसे सवाल पूछना है कि आपने सिंस इतना एक्सपोजर देखा है, आज की स्थिति में जो हमें एक कम्युनल इग्निशन का एंगल देखने को मिलता है सोसाइटी में, कम्युनल राइट्स आप कह लें, कम्युनल डिफरेंसेस आप कह लें, आपको क्या लगता है ये एक मैग्नीफाइड नोशन है कि ये ग्राउंड वर्क पे भी उतना ही सच है जितना हमें दिख रहा है, कि ये मैग्नीफाइड हो जाता है? देखिए, मेरा इसमें सोच अलग है। ओके। मैं ऐसा मानती हूँ कि भारत सर्वधर्म समभाव में मानता है, और अभी से नहीं, पहले से मानता है। कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर हम कम्युनल राइट्स की बात करते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही विषय होता है, और वो है ईगो। जब ईगो क्लैश हो जाता है, तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि धर्म से ऊपर आके, एकात्म के भाव से, अगर व्यक्ति थोड़ा बड़ा सोचेगा, तो राइट्स कहीं होंगे ही नहीं। और आज पूरा विश्व जब भारत की तरफ देख रहा है, और आज नहीं, आज़ादी के समय और उससे भी पहले, जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, तब लोगों का नज़र यही था कि ये सब साथ कैसे रहते हैं, एक कैसे रहते हैं। और किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ने से रोकना हो, तो वहाँ लड़ाई करा दो। तो हमें, और हर एक धर्म को इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि ये जो बाहरी ताकत हो, वो अगर हमें लड़ाने की फिराक में है, तो हमें और एकजुट हो जाना चाहिए। और उस एकजुटता से ही हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए चाहे मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव हो या देश को लेके सोच हो, मैं तो विश्व को लेके मानती हूँ कि अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ भूमि है, हर एक व्यक्ति के लिए भोजन है, और हर एक व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी। बस अंतर इतना है कि हम उन शक्तियों की बातों में ना आए जो हमें दिशाहीनता की तरफ ले जा रहे हैं। जब हम एक अच्छी पॉजिटिव दिशा में जाएंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। और हमें लड़ना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, बस। लेकिन ये तो हम कह ही सकते हैं, जो एक्सटर्नल पावर्स की आपने बात करी, पावर्स कह लें, जो एक्सटर्नल हवा के झोंके, जिनकी वजह से इन आगों में चपेट बढ़ती है, ये कुछ बढ़ गई हैं
इस समय में? अ, शायद हमें विकसित या तो आप कह लें पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, या तो विकास से पीछे खींचने के लिए। मैं सेकंड ऑप्शन में जाऊंगी कि जब आप आगे बढ़ते हो तो व्यक्ति हमें बोलते हैं ना कि हम अपने एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, एक रास्ता हमें पता है, हम गूगल मैप से एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, और बीच में हम एक डाइवर्जन दे दें कि उस गली में चले जाओ, कि उस तीसरी गली में चले जाओ, बीच में हम 4 पत्थर रख दें, तो हम उस डेस्टिनेशन पे देर तक पहुंचेंगे। वैसे कम्युनल राइट्स भी यही है, जीवन में हर बच्चा आगे बढ़ रहा है, परिवार को आगे बढ़ा रहा है, समाज को आगे बढ़ा रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, और आप उस युवा को आप डायरेक्शन बदल दो तो वो अपने एम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर जैसा आपने कहा कि ये चपेट में आ जाता है, उस अग्नि की चपेट में आ जाता है, तो मैं तो हर एक युवा को ये कहूंगी कि जब ऐसा तूफान आए जो अग्नि के साथ आ रहा है, तो आप थोड़े साइड हो जाओ या झुक जाओ, अड़ के उसके साथ अड़ रहोगे तो आग जरूर लगनी है। इसलिए पहले परिवार और समाज के लिए सोचो कि अगर मैं इस डिसीजन में जा रहा हूँ तो वो सही है या नहीं है। खुद के पैरों पे कभी कुल्हाड़ी नहीं मारना। नीतियाँ बन रही हैं या जो बनती आई हैं हमेशा से, इसके रीजंस जितना मैं समझ सकता हूँ, जितना मुझे समझ आता है, मुझे लगता है कि एक तो लैक ऑफ नॉलेज मतलब नॉट किसी डिग्री का नॉलेज, बट अ बेसिक नॉलेज, इंटेलेक्ट, इंसान की समझ, इंसानियत की समझ, इसकी बिकॉज ऑफ इसके लैक होने की वजह से, और ईगो प्रॉब्लम जो आपने कहा इसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। क्या आपको लगता है कि यही 2 रीज़न है कि और भी कोई रीज़न्स हैं? मुझे लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज या ईगो से बड़ा है। हर एक व्यक्ति के पास एक सही गलत की पहचान होती है, जिसको हम इंग्लिश में विजडम भी कहते हैं, और वो हर एक व्यक्ति के पास होती है। बस ये है कि आप समय अनुसार उसका उपयोग करें कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ या जिसके बातों में आ रहा हूँ वो मेरे जीवन के लिए सही है। क्योंकि देखिए, ईगो हर्ट एक एज ग्रुप में होता है, और लैक ऑफ नॉलेज तो अब मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि नॉलेज तो अब इज़ एवरीवेयर एंड एवरीबॉडी, हर व्यक्ति चाहे वो कहीं का भी हो, उसके पास ज्ञान है। बस ये है कि अगर वो इस दिशा में जाता है तो वो सही गलत को पहचाने, ये मेरा पर्सनल नोट है। द विजडम शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, मैं वापस से आपके ग्राउंड वर्क पे आना चाहूँगा। ग्राउंड वर्क के आपके उस दौर के दरमियान आपने जितने लोकल लोगों से मुलाकात हुई आपकी, जितने आप रूरल लोगों और रूरल एरियाज़ में गए, वहाँ पे आपको मेंटल हेल्थ की क्या परिस्थिति दिखी? ये क्वेश्चन प्रो बिहेव की तरफ से है। जो रूरल एरियाज़ थे भारत के, जहाँ पे आपका जाना हुआ, उन एरियाज़ में आपको मेंटल हेल्थ की क्या परिस्थिति दिखी? मेंटल हेल्थ का क्या आइडिया था वहाँ पे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताऊंगी कि गांव के महिला, पुरुष, बच्चे, युवा, इनका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है कंपेयर टू सिटीज। यस, रीजन आई टेल यू, 3 कारण है उसके। पहला, कम्युनिकेशन। गांव के लोग एक दूसरे से बात करते हैं। एक महिला महिला से बात करती है, एक बुजुर्ग बुजुर्ग से बात करता है, बच्चा आंगन में खेलता है। दूसरा, अकेलापन नहीं है जो हम शहरों में देखते हैं। अकेलापन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप 4 बजे की चाय पी रहे हो तो 2 लोग आपके साथ है ना, तो वो आपको हूंफ देता है, आप अकेला नहीं फील करते, राइट। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गांव की आबो हवा, दैट वी कैन, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, और फूड। हाँ, क्योंकि आप अगर नेचुरल ऑर्गेनिक भोजन लेते हैं तो वो आपकी मनस्थिति पे काम करता है, क्योंकि वो आपकी मानसिक मनस्थिति को अच्छा रखता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिनचर्या। देखिए, सुबह जल्दी उठना, सही समय पे सोना, ये जो एक दिनचर्या बनती है वो उनके मेंटल हेल्थ को अच्छा रखती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ओके, अब हमने मेंटल हेल्थ को टच कर ही लिया है, तो मैं थोड़ा सा वापस इस विषय को लेके आपकी निजी ज़िंदगी में दाखिल करना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में इतने लंबे करियर होने के बाद
और बीच में आपका जो बेटा है उसका भी जन्म होता है, आप थोड़ा ब्रेक लेती हैं 2-3 साल का जी और वापस से आप रिजॉइन करती हैं। जी। ये पूरा टाइम जो है इसको आप एक मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कैसे देखती है? क्या पॉलिटिक्स एक थोड़ा ज़्यादा टिडियस जॉब है अपनी मानसिक स्थिति और मानसिक हेल्थ के लिए? ये प्रश्न मेरा फेवरेट है। देखिए, राजनीति में जब आप हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सकारात्मक पॉजिटिव सोच। नंबर सेकंड, उस सोच के साथ साथ शार्पनेस डिसीजन मेकिंग के लिए। और तीसरा, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत है तो ओवरऑल हेल्थ। पर जैसा आपने मुझसे पूछा कि राजनीति से मातृत्व का पूरा अनुभव और उससे मेंटल हेल्थ, तो मातृत्व के अनुभव के बाद मुझ में धीरता, वो जो पेशेंस कहते हैं ना, पेशेंस आया है। साथ में पेशेंस के साथ साथ आप ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाते हो सामने, एम्पैथी जो कहते हैं, हम सामने वाले को ज़्यादा समझने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मेरे मेंटल हेल्थ में पॉजिटिविटी के साथ एम्पैथी जुड़ी है, पेशेंस जुड़ा है, और ये सारी चीज़ों के साथ वो जो परसिवरेंस है कि हर एक दिन सुबह उठ के आज के दिन की जय के साथ जो शुरुआत होती है, वो मेरे लिए मेरे मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी का काम करता है। और उससे भी ऊपर आदित्य की एक स्माइल। और ऑफ कोर्स जब मैं घर आती हूँ कुछ भी अचीवमेंट के बाद, तो क्योंकि अब एक संपूर्णता आती है, तो आपके जैसे हस्बैंड से आपको एक पॉजिटिविटी मिले, सपोर्ट मिलता है, सो वो आप में एक फुलफिलमेंट, एक कंप्लीटनेस आती है, और वो कंप्लीटनेस आपके मेंटल हेल्थ में बहुत पॉजिटिव अप्रोच देती है। ओके, एक पॉलिटिकल करियर जब एक युवा, महिला हो या पुरुष, स्टार्ट करता है तो वो इस रास्ते को फाइनेंशियली कैसे देख सकते हैं? इसमें फाइनेंसेस का क्या रोल रहता है, एंड फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस को भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि कैसे रहते हैं, क्योंकि आज के समय में अगर मैं आपसे कहूँ, हमारे आसपास के युवा जिनसे जितने हमारी पहुँच है, जो शहर में रहते हैं, कॉलेज जाते हैं, 12वीं करी है, उनका यही है कि उन्हें पैसा कमाना है, माँ बाप को रिटायर करना है, और घर नहीं है तो घर बांधना है, गाड़ी चाहिए, यही एक मिडिल क्लास युवा की ये सपने रहते हैं बेसिक से। तो एक पॉलिटिकल करियर आपके फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस को किस तरीके से तोड़ता, मरोड़ता या आगे ले जाता है? मुझे लगता है पॉलिटिकल सपोर्ट, या आपका अगर एम है पॉलिटिक्स, तो वो चीज़ें जोड़ता है। रीज़न आई टेल यू व्हाई। जैसे आप ग्रेजुएट हो गए, या आप इंजीनियरिंग करा, कॉमर्स किया, ठीक है, फिर आप या तो जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं। आप अगर बूथ के भी अध्यक्ष बनते हैं, तो उस बूथ के अध्यक्षता में आपको 150-200 फैमिली से डायरेक्ट कनेक्ट मिलता है। और चाहे वो प्रोफेशन हो, आपका जो पीआर होता है, जो कनेक्टिविटी आपको आगे बढ़ाता है। तो मैं ये मानूंगी कि जैसे अगर युवाओं को अगर पॉलिटिक्स में आना है, आगे परस्यू करना है, तो अगर वो किसी प्रोफेशनल कैरियर में ऑलरेडी है, किसी जॉब में है, तो वो बाकी का समय उपयोग करें। और अगर जॉब नहीं कर रहे तो आप बिजनेस करिए, आपको इससे अच्छा पीआर कहीं मिल नहीं सकता। और नंबर 3, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि एक बार आप बड़े एम के साथ काम करना शुरू करते हैं, जैसे हर एक युवा को होता है कि इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे करूँ मैं, अगर मुझे हुजूम को इकट्ठा करना है कैसे करूँ। तो मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगी कि उड़ान जो कार्यक्रम किया, उसमें मैंने अपना एक पैसा नहीं लगाया। ओके। वो जो कार्यक्रम हुआ वो पब्लिक पार्टनरशिप से हुआ। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5000 युवतियों का भोजन, तो वो आपने सपोर्ट कर दिया। मैंने एक व्यक्ति को कहा कि आप शामियाना बांध दीजिए, उसने कर दिया। अमूल ने हमें एक किट बना दी जिसमें उन्होंने दूध वगैरह सब दिया। वहीं के लोकल वेंडर ने हमें बहुत सारे स्कार्फ्स दिए, तो वो लड़कियों को स्कार्फ मिल गए। तो बस ये है कि पॉलिटिक्स में आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, तो आप कोई भी बड़े से बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी युवा सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे आऊँ, मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए। एक बार अगर, मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि विचार ही आविष्कार की तरफ ले जाता है।
अगर आपके जीवन में ये विचार आया है कि आपको राजनीति की तरफ जुड़ना है, तो बोलते हैं ना कि सारे समीकरण आपके लिए बैठते जाएंगे। एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि अगर आपने सोचा है कि मुझे ये करना है, तो सारी कायनात उसको करने के लिए जुड़ जाती है। मैं बिल्कुल इसमें बिलीव करती हूँ। और अगर हम पर्टिकुलरली निजी खर्चे और आमदनी पे, अर्निंग्स एंड एक्सपेंसेस पे बात करें, तो पॉलिटिकल करियर में वो किस तरीके से बिछी हुई है किसी व्यक्ति की इनकम, उनके खर्चों का मैनेजमेंट, क्योंकि हर व्यक्ति एट द एंड अपने वो रात को घर जाएगा, अपना परिवार संभालेगा, अपने शौक़ पूरे करेगा, तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल करियर किस तरीके से आपको अर्निंग्स में क्या सपोर्ट है वहाँ पे? देखिए, पॉलिटिकल करियर में जो भी व्यक्ति है, जैसे अगर किसी पद पर है, चाहे विधायक हो या लोकसभा मेंबर हो, राज्यसभा मेंबर हो, है ना, वो तो गवर्नमेंट से उनको सैलरी मिलती है। बिल्कुल। पर जो संगठन में व्यक्ति है, वो व्यक्ति संगठन में भी होता है और खुद का बिजनेस भी करता है, खुद के लिए भी काम करता है। और इवन ऐसा व्यक्ति जो पूर्णकालीन है, जो 100% समय जैसे दे रहा है, उसका ध्यान बीजेपी या जो भी संगठन है वो रखता है। उनको पता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है, तो उसका घर अच्छे से चले, उसका रूटीन अच्छे से चले, उसका ध्यान फिर संगठन रखता है। कोई भी पार्टी हो, हाँ, किसी भी पार्टी, क्योंकि वो एसेट है। कोई व्यक्ति अपना जीवन देता है, कोई छोटी बात नहीं है। और देखिए, खाना पीना, आवास, ये तो बहुत बेसिक है, वो तो फिर पार्टी उसकी चिंता करती है। एक और सवाल मेरा आपसे ये है, ये भी सवाल मेरा आपके अंदर की पॉलिटिकल इंडिविजुअल से नहीं है, बट एक इंटेलेक्ट और नॉलेजेबल पर्सन उससे है कि अगर आप चाहते हैं समाज में कोई चेंज लाना, या आप चाहते हैं कुछ गढ़ना, कुछ बेहतर करना अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, किसी के भी लिए, तो क्या पॉलिटिक्स इज़ द ओनली वे? मतलब कोई आदमी अकेला चल के या फिर कोई भी अपना संगठन बना के अपने आसपास के लोगों के लिए जो भी है, क्या वो कर सकता है? एंड वो कैसे होता है, और पॉलिटिक्स में करना कैसे अलग है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। या तो आप पॉलिटिक्स में आइए, या तो आप सामाजिक जीवन से जुड़िए। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने नॉन पॉलिटिकल होके बड़े बड़े काम किए। बिल्कुल। और उसमें बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति अगर चाहता है कि वो समाज के लिए काम करे, तो वो अपने छोटे छोटे यूनिट में काम कर सकता है। एक अच्छा जो डॉक्टर है, वो सोमवार से शनिवार तक प्रोफेशनल काम करे, और रविवार जो कि उसकी छुट्टी होती है, उसमें वो 2 घंटा समाज के लिए काम करे। कि मैं अपने पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट 2 घंटे के लिए देखूंगा। कोई एक इंजीनियर है, एक सिविल इंजीनियर है, वो ये कर सकता है कि अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आसपास चल रहे हैं तो वो अपनी सर्विसेज दे सकता है। समाज के अच्छे परिवार जो है, वो बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए काम कर सकता है। ऐसे आप चाहे वो कर सकते हैं सामाजिक रूप में। पॉलिटिक्स एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बड़े स्तर पे पॉलिसी मेकिंग के लिए, है ना, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप उस विषय में आगे बढ़ते हैं। और आपका रियल अगर आपको समाज के लिए करना है, तो फिर आप अपनी सर्विसेज दीजिए। दोनों अपने अपने रोल में है। मतलब समाज के लिए डायरेक्ट करना इज लाइक, आप जहाँ तक आपकी सीमाएं हैं आप ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप जिस भी प्लेटफॉर्म में हो जी। आप अगर, मैं तो ये कहूँगी कि अगर 8वीं कक्षा का बच्चा अगर चाहे तो वो 2री और 3री कक्षा के बच्चे को पढ़ा सकता है। वो भी एक समाज का काम हुआ। इट्स जस्ट लाइक आपकी सोच क्या, किस दिशा में जा रही है। आप अगर जैसे कहते हैं ना, आप अपने देश के हित के लिए अगर कुछ भी करना चाहें, तो आप अपनी सर्विस कैसे भी दे सकते हैं। पॉलिटिकल करियर में या पॉलिटिक्स में जब लोग बाहर से देखते हैं, न्यूज़ के थ्रू या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इनके थ्रू पॉलिटिशियंस को देखना और पॉलिटिक्स को देखना एक परसेप्शन क्रिएट करता है कि ये नेतागिरी वाला काम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पीआर इन्वॉल्व है, मीडिया इन्वॉल्व रहता है, एंड कुर्सी का खेल है, नेतागिरी बहुत होती है, नेतागिरी करनी पड़ती है अगर आप पॉलिटिक्स में उतरते हैं तो।
लेकिन पीछे की सच्चाई क्या है? जैसे हम लोग डिबेट्स में भी देखते हैं, अगर पार्लियामेंट में विपक्ष के और दोनों दल के नेता आपस में झगड़ते हैं, लेकिन बाद में सभी को पता है कि वो साथ में खाना भी खा रहे होते हैं। तो एक समाज का पर्सपेक्टिव वो बन जाता है जो हम टीवी पे देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, या जो हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सिखाती आती है। लेकिन पीछे की सच्चाई, पर्दे के पीछे की क्या है, जो आपको इतने सालों में दिखी है ग्राउंड वर्क करते करते, और इन सभी बड़े बड़े नेताओं और पॉलिटिशियंस और चर्चित लोगों के साथ रहते हुए। राइट। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि नेता शब्द की गरिमा बहुत उच्च स्तर की है। अच्छा। हाँ। जैसे मतलब क्या है उसकी, बताइए। हाँ। नियति इति नेता, जो एक यात्रा को एक डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके उसे नेता कहते हैं। नियति इति नेता, उसका संधि विच्छेद करें। ओके। जब हम उसको कटाक्ष के रूप में देखते हैं तब आप क्या बोलते हैं? नेतागिरी। और मैं इस शब्द का घोर विरोधी हूँ। ये कोई नेतागिरी नहीं होती है। देखिए, अगर आप अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करने का ठानते हैं और आप सोचते हैं कि आप में वो पावर है कि आप 50 लोगों को एक दिशा दे सके, तो आप नेता बन सकते हैं। जिस भी पर्सपेक्टिव से एक विचारधारा बनती है कि अच्छा ये नेतागिरी के लिए ये चाहिए, ये नेतागिरी ये होना, मुझे लगता है इस शब्द को बदलना चाहिए, उसको और थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। उसके पीछे का दौर यह है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, समाजवादी पार्टी में हो, आम आदमी पार्टी में हो, सबका एम एक होता है कि हमें लोगों के लिए काम करना है, और सब अपने अपने स्तर पे कर रहे होते हैं। बस ये है कि जब हम उसको रिस्पेक्टफुली देखेंगे तो वो हमें पॉजिटिव दिखेगा, और जब हमें लगता है कि इसको एक स्टेप नीचे ले जाना है तो हमारे शब्द बदलते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि देश को अगर आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे विधानसभा में हो, जहाँ भी जिस भी पार्टी के लोग हैं, सब अपना बहुत समय देते हैं, बहुत शक्ति देते हैं, और उससे भी ऊपर जीवन देते हैं। तो जो पर्सपेक्टिव बनता है उसके ऊपर की बात यह है कि देखिए, सबका एम एक है हमारा, और हम सब एक अच्छे कह सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जो आप शब्दावली की बात करें तो वो देखिए, शब्दावली तो हर जगह समाज में होती है, उसको आपको कैसे लेना नहीं लेना, इट्स जस्ट लाइक कि कहते हैं ना कि आप पॉजिटिव यात्रा में चलते जाइए, बाकी सारी चीज़ें होती रहती है। मैम, पॉलिटिक्स एंड ग्लैमर, इन दोनों के इंटरसेक्शन में मुझे आपसे कुछ सुनना है कि पॉलिटिक्स में एंट्री होने के बाद किसी की भी, आपकी या कोई भी, पॉलिटिक्स में एक लेवल तक जाने के बाद या एक पर्टिकुलर जर्नी कवर करने के बाद एक ग्लैमर वाला एरिया होता है ज़िंदगी का जो खुल जाता है। मीडिया की तरफ का एक्सपोजर हम कह लें, या हम बड़े बड़े बैनर के ऊपर फ़ोटोज़ हम देख लें, या हम जो रैलीज़ निकलती है उनकी बात कर लें, या हम टीवी न्यूज़ चैनल पे आने की बात कर लें। तो एक नेता या फिर कोई भी लीडर, पॉलिटिकल पर्सन इस चीज़ को कैसे देखता है जब ये नई नई आती है? क्या इससे कभी कभार आंखें चौंधिया जाती हैं? क्या ये चीज़ें कभी किसी को गलत दिशा में डाइवर्ट कर देती हैं या भटका देती हैं? मैं पूछूँगा। देखिए, पॉलिटिक्स और ग्लैमर साथ साथ चलते हैं, क्योंकि आपको मीडिया की ज़रूरत होती है, क्योंकि मीडिया ही ऐसा माध्यम होता है जो आपको लोगों तक पहुंचाता है। मीडिया में मैं प्रिंट मीडिया कह लूँगी, मैं इसको टीवी मीडिया कह लूँगी, इंटरनेट की दुनिया कह लूँगी, सोशल मीडिया कह लूँगी। एक पॉइंट पे आने के बाद ना एक ऑब्सेशन आता है जब व्यक्ति खुद को पसंद करने लगता है, पर आपको उस स्थिति में आने से पहले खुद को हिलाना है कि ये सच नहीं है। क्योंकि अगर आप इतना ऑब्सेस्ड खुद से हो जाएंगे तो आप फिर सिर्फ खुद के लिए सोचेंगे। इसीलिए पॉलिटिक्स इससे ऊपर है, राजनीति इससे ऊपर है, नेता बनना इससे ऊपर है। आपके पोस्टर में फ़ोटो आए ना आए, दुनिया वाले आपको तरफ देखे ना देखे, पर आप में इतनी गंभीरता होनी चाहिए, आपका जो कमिटमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अपने एम से ना हटो। क्योंकि आता है ऐसा फेस
कि आप उस दिशा में चले जाते हो, पर बस ये है कि जैसे बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए आपको इंद्रियों को वश में रखना ज़रूरी होता है। राइट। वैसे ही आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड होने से बचना पड़ता है। ओके, एकदम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हुए मैं आपसे पूछूंगा कि आज का नौजवान, युवा या युवती, उन्हें अगर पॉलिटिक्स में एंटर करना है, अगर वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, नॉन पॉलिटिकल पार्टी से हैं, कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं है, लेकिन समाज के लिए करने की चेतना अंदर है, पढ़े लिखे भी बहुत हैं, उन्हें हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं पॉलिटिक्स में एंटर करने को? क्योंकि जितना मैं समझता हूँ, अगर आज एक व्यक्ति जिसके अंदर उतनी एम्पैथी और इच्छा है समाज के लिए करने की, और अगर वो शिक्षित है, अपने आप को एक शिक्षित व्यक्ति मानता है और नौजवान है, तो वो पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करेगा। वो समाज के लिए काम करने के लिए दूसरे माध्यम ढूंढेगा, लेकिन पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करेगा। तो उसे हम पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं, स्पेशली युवतियों को? क्योंकि लड़के तो तब भी हमें मिल जाते हैं, हमें मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हाँ कभी पॉलिटिक्स में ट्राई करेंगे, बट हमें आज तक कोई युवती ऐसी नहीं मिली जो कहे कि मुझे पॉलिटिक्स में करियर बनाना है या मुझे पॉलिटिक्स में कुछ करना है। उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? उन्हें हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं? ग्रेट। मैं पर्सनली चाहती हूँ कि अच्छी युवतियाँ आए पॉलिटिक्स में, युवा आए। देखिए, शुरुआत और उसकी यात्रा, उसमें 3 अलग अलग फेज आते हैं। जो भी लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षित हैं, उनको सबसे पहले आपको झिझक हटानी पड़ेगी। किस चीज़ की? हाँ, झिझक ऐसी कि पहले तो पड़ोसी आपको जाने। आप अपने पड़ोसी से क्या गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण करते हैं, या आप सीधा अपनी स्कूटी लेके कॉलेज चले जाते हैं? पहले तो घर के आसपास के 12 लोग, 12 परिवार आपको जाने। दूसरा, उस पूरी कॉलोनी के विषय में अगर कोई भी बात होती है, जैसे किसी को कोई समस्या होती है, तो क्या आप उस समस्या का समाधान जानते हैं? क्या अगर उसको हॉस्पिटल जाना है तो आपको एम्बुलेंस का नंबर आपके स्पीड डायल में है? क्या अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है या किसी घर में बुजुर्ग है, अगर वो अकेला है, तो आपने इस बात की चिंता की है कि उसको भोजन पानी मिला है या नहीं? उसमें मैं एक बहुत अच्छी बात कहूँगी कि सबसे पहले अगर महिला और लड़की को अगर पॉलिटिक्स में जाना है, तो पहले वो चिंता करे एक माँ के गर्भ में पलती आशा। एक छोटी सी आशा जो गर्भ में पल रही है, वो बाहर आना चाहती है और वो ये कहती है कि मुझे आप जन्म दें। तो एक युवती का, क्योंकि वो आने वाले समय में महिला भी बनेगी, सबसे पहला रोल ये होता है कि आप स्त्री भ्रूण हत्या रोकें। आप उसका मेल है या फीमेल है, वो खुद नो बोले कि आप नहीं चेक कराएंगे, आप उसको जन्म देंगे। तो अगर आपने सबसे पहले उसको जन्म दे दिया, तो आपने स्त्री सशक्तिकरण पे सबसे पहला काम कर लिया। दूसरा, युवतियों को चाहिए कि आंगन में खेलती तुलसी, ये जो अपन आंगन में तुलसी का पौधा देखते हो, मैं उसको एक अलग स्वरूप में देखती हूँ। मैं 3 या 4 साल की बच्चियाँ जो आंगन में खेलती है, मैं उनकी तरफ देखती हूँ कि क्या वो सही हाथों में है, क्या हम एक युवा लीडर के रूप में एक नज़र रख रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, कि उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो अपन आवाज़ उठा रहे हैं। उसी तरीके से स्कूल जाती या कॉलेज जाती अभिलाषा, एक कॉलेज जाती युवती इसी बात से डरती है कोई पीछा तो नहीं कर रहा। बहुत सारी लड़कियां तो बोलती ही नहीं है। तो एक युवा नेत्री के रूप में आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो जो झिझक की मैं बात कर रही थी आपको, कि कोई भी लड़की झिझके नहीं, कि वो आके आप युवा लीडर आपसे खुल के बात करें। सप्तपदी लेती अभिलाषा, देखिए शादी हो जाती है, शादी के बाद जो भी प्रश्न आते हैं कभी, तो उसको आप कैसे सुलझाएं। एक युवा नेत्री के रूप में सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने कहा, कम्युनिकेशन, सही गलत की बातचीत रखें। आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो सही उसको प्लेटफॉर्म पे रखें। आपके साथ उस बोलते हैं ना कि आफ्टर मैरिज आप परिवार को जोड़ें, आप जवाबदारी समझें। तो उसके साथ साथ अगर आप युवा नेता हैं, नेत्री हैं, तो सांझ के संतोष में संतोष, एक संतोष जो एक बूढ़ी महिला अगर घर में है या आपके आस पड़ोस में है, समाज में है, तो आप उस बात की चिंता करें कि 2 चिंता करें
क्या उसके पास उसके पर्स में पैसे रहते हैं कि वो कहीं भी जाके मंदिर दर्शन कर सके, या तो उसके स्वास्थ्य सुविधा, या तो अगर वो दर्शन करना चाहे तो कोई ऐसी पॉलिसी जो आप सरकार के साथ जोड़े जिससे वो चार धाम जा सके। तो मुझे लगता है नेता अगर आप शब्द लेंगे तो उस जवाबदारी के साथ आता है। और युवतियों को मैं कहूँगी कि अगर आपको पॉलिटिक्स आगे करनी है और आपको लीड लेना है, तो चाहे वो माँ के गर्भ में पलती आशा हो, या आंगन में खेलती तुलसी हो, या स्कूल जाती अभिलाषा हो, या सप्तपदी लेती आकांक्षा हो, या सांझ के संतोष में संतोष है, अगर आपने वो पांचों फेज का ध्यान रख लिया तो आप लीडर बन जाएंगे। एंड पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स में एंटर करने का जिनके कोई गॉडफादर ना हो, जिनको कोई उंगली पकड़ने के लिए नहीं है, उनकी दिशा कैसी होगी फिर, वो कैसे एंटर करें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका एम क्लियर है, आप में टैलेंट है, तो मैं नहीं मानती आपको किसी भी सो कॉल्ड गॉडफादर की ज़रूरत है। ओके। आप अपना कर्म किए जाए, अपने आप आपको डेस्टिनी वहाँ तक पहुँचा देगी। क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि मैं उंगली पकड़ के तुझे ले जाऊंगा और वहाँ पहुँचाऊंगा, तो वो खुद क्यों नहीं पहुँचा अभी तक? पॉइंट। ये वैसी ही बात हुई कि मैं कहूँ कि आओ मैं भगवान से मिलाऊँ, तो व्यक्ति कहेगा कि पहले आप ही मिल लो। ये वैसी बात हुई। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमारे पॉडकास्ट का, कि आज हम यहाँ पे मांगलिया में आपके पुरखों के घर के आंगन में बैठे हैं जी। आपने देश भर में ग्राउंड वर्क पे बहुत काम किया है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में जी। इस प्रोफेशनल जर्नी के साथ में एक जो पर्सनल सफ़र रहा है आपका साथ में, सफ़र दोनों हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी, क्योंकि आप अगर पॉलिटिक्स जैसे करियर में है जो 24 घंटे आपसे आपका डेडिकेशन मांगता है, तो पर्सनल सफ़र इंग्लिश वाला तो हो ही जाता होगा। तो ये शहर गांव, इसके बीच का बैलेंस, उसके बाद पर्सनल प्रोफेशनल, इसके बीच का बैलेंस एक पढ़ी लिखी लड़की कैसे उस रास्ते से निकलती है और कैसे उसको देखती है, मैनेज करते करते आती है, इसके साथ इंक्लूड करके बताइए। देखिए, अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं और अगर मैं माँ दुर्गा की बात करूं, तो आप देखिए उनके अगर हम मूर्ति देखेंगे तो 4 हाथ इधर है और 4 हाथ इधर है। वो हर एक महिला है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो कि गृहिणी हो या कोई भी प्रोफेशन में हो, बैलेंस करना एक महिला को बहुत अच्छे से आता है। और तभी भारत जैसे देश में जहाँ पर शिक्षा मंत्री माँ सरस्वती हो, जहाँ पे रक्षा मंत्री माँ काली हो और सबको संभालने वाली माँ दुर्गा हो, ऐसे समय अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखिए राजनीति सफ़र में जो आप सफ़र की बात कर रहे थे, सफ़र बहुत ब्यूटीफुल रहा और आज भी है। क्योंकि आदित्य अभी 3 साल का है, तो कभी कभी जैसे उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ के जाती हूँ तो माँ का मन है तो फीलिंग देता है कि अरे 2-3 घंटे पर फिर मुझे ये भी लगता है कि मैं एक भविष्य का निर्माण कर रही हूँ कि आज वो अपनी माँ को देखेगा कि मेरी माँ काम कर रही है, तो आने वाले समय में वो हर एक महिला का रिस्पेक्ट करेगा। कि उससे भी ऊपर कहूँ तो वो अपनी पत्नी का रिस्पेक्ट करेगा कि वो काम भी करती है, घर भी देखती है। तो मुझे लगता है कि हम जब भविष्य के निर्माता होते हैं, हम एक माँ होते हैं, तो हमें बोल के नहीं करके बताना होता है। और उसी के साथ ये कहूँगी कि राजनीतिक सफ़र जो आज तक यहाँ पहुँची हूँ, आगे भी जाना है। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे लोग मिले और आने वाले समय में अपेक्षा रखती हूँ कि जैसे लोग मिले वैसे ही लोग आगे पॉजिटिव मिले और सपोर्ट वाले मिले, तो दूर तक का सफ़र है ये। तो चलिए, विद दैट लेट्स कंक्लूड दिस। थैंक यू सो मच अथर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ओम आपसे मिलके, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, अन्या जी को धन्यवाद, क्योंकि देखिए अपने आप ही ये पुश्तैनी घर में हमारा साथ होना और उस विषय पे बात होना जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आई होप मैंने आपको कहीं ऑफर नहीं किया हो इंटरव्यू के दौरान। थैंक यू सो मच। थैंक यू।